Hello and welcome to my YouTube channel परीक्षा फोरम क्लासेस मीन्स पीएफसी क्लासेस बाय बीके सर। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की एनसीईआरटी ग्रेविटेशनल चैप्टर। ओके, तो आज हम कोशिश करेंगे कि ग्रेविटेशनल को हम कितने इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से उसकी थ्योरी को प्रोपाउंड किया। ठीक है, दुनिया को बताया किसने? न्यूटन्स ने। ओके, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू विल कॉन्टैक्ट मी ऑन माई जीमेल आईडी। ठीक है, दिस एंड दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर। नाउ स्टार्ट्स। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की एक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? इक्वेशन। ये देखिए, ये क्या है? एक इक्वेशन है। तो हमें इस इक्वेशन के बारे में सही से समझना है कि इक्वेशन एग्जैक्टली कैसे मतलब आई है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हिंदी में स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। हुआ क्या कि एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, अब जिनका नाम क्या था? न्यूटन। अब ये कहाँ के साइंटिस्ट रहने वाले थे? ये रहने वाले थे कहाँ के? ब्रिटेन के, यानी कि ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, या इनको आप इंग्लिश साइंटिस्ट भी आप कह सकते हो। ये क्या है कि एक सेब का पेड़ था, उसी के नीचे क्या पढ़ रहे थे? किताब पढ़ रहे थे। देखो ये क्या है? किताब पढ़ रहे थे। फिर बहुत सारे सेब गिर रहे थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही सेब गिरा होगा, लेकिन बार बार जब भी सेब गिरता तो उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ आती कि क्यों कोई भी ऑब्जेक्ट अगर धरती पे है, या हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं, या कोई पेड़ से पत्ती भी गिरती है, या उसके फ्रूट्स गिरते हैं, फल गिरते हैं, कुछ भी गिरते हैं, तो सारी चीज़ें क्यों नीचे ही की तरफ आती हैं। बस यही चीज़ ये सोच रहे थे। पर यहीं से इनके दिमाग में क्या है? एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ कि कुछ ना कुछ तो फोर्स है ना, समथिंग इज़ गोइंग बिहाइंड समथिंग, यानी कि कुछ न कुछ के पीछे कुछ तो चल ही रहा है। तो उसी की ही इच्छा ने इनके दिमाग में एक जन्म दिया, क्या? कि कुछ ना कुछ तो फोर्स है, और उसी फोर्स को इन्होंने बाद में डिस्कवर किया, और उसी फोर्स को क्या बोला? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपसे क्लियर ये हो ही गया होगा। तो कहने मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट आया, कब आया? वो 1687 में आया। कब आया? 1687 में। 1687 में ग्रेविटेशनल का कॉन्सेप्ट, एक इनकी बुक थी न्यूटन की। ठीक है, एक बुक थी, उसका नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था? प्रिंसिपा। ठीक है, या प्रिंसिपिया बोल सकते हो। ठीक है, उस किताब में इन्होंने पहली बार ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कशन किया। तो तब से ये सारी चीज़ें अस्तित्व में आई। तो बस ये याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डिस्कवरी है, ठीक है, करीब ये 1687 या इसी के आसपास ही मानी जाती है। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 17th सेंचुरी, आप एक मोटे मोटे तरीके से आंसर कर सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डिस्कवरी हुई थी वो कब हुई थी? 17th सेंचुरी में। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इन्हीं न्यूटन ने क्या बताया? इन्हीं न्यूटन ने बताया कि अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपको आंसर यही करना है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन ने क्या कहा था कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस, है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब इसको हम इस डायग्राम में समझते हैं। इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास क्या है? m1 है, और दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है। ओके, इस m1 की बॉडी पे एक फोर्स है, और ये इसको बोला गया F1। क्या बोला गया? F1। और M2 पे एक फोर्स है, क्या? F2। और ये फोर्स एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, यानी कि F1 अट्रैक्ट कर रहा है F2 को, ठीक है, और F2 अट्रैक्ट कर रहा है F1 को। यानी कि कहने का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट में जो भी मास है उसी की वजह से जनरेट हो गया क्या? फोर्स। और फोर्स जो है एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब कहने का मतलब है कि ये देखो, ये बॉडी है M1 और ये बॉडी है M2। ओके, ये बॉडी है M1, ये बॉडी आपकी क्या है? M1 यहाँ से, और ये बॉडी M2। तो हम कभी भी किसी भी जब ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ेंगे तो किसी भी बॉडी का जब हम डिस्टेंस लेंगे तो उसके सेंटर से लेते हैं। देखो, इसके सेंटर से हमने लिया है, ठीक है, और इसके सेंटर से लिया है। तो इस दो बॉडी के सेंटर से जो डिस्टेंस है, इसी को हमने क्या बोला? R। क्या बोला? R, यही डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वही कह रहा है कि एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, यानी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, वेयर एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट। तो एफ क्या हो गया? हम अगर जैसे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 F प्लस प्लस F5 प्लस F6 प्लस F7, अगर कितना भी करें n नंबर तक करते जाएं, तो सबको जोड़ोगे तो एक इक्विवेलेंट फोर्स के बराबर आएगा कि नहीं? तो उसको हम जनरल तरीके से कैपिटल F लिख दें, बस बात खत्म, है ना।
है ना, तो वही चीज़ करना है। तो यहाँ पे जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एम क्या है, m1 इज द मास ऑफ द फर्स्ट पॉइंट मास, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट का मास हो गया। दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है m2, ओके। और r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, यानी m1 m2 की जो बॉडी थी उनके सेंटर से लेके हमने जो डिस्टेंस मेजर की। तो आई होप ये एक एक चीज़ क्लियर आपकी हो गई होंगी, ठीक है। अब इस फार्मूले में हम क्या है समझ लेते हैं। इस फार्मूले में समझते क्या है कि देखिए, जी क्या है आपकी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है, प्लीज़ नोट डाउन दिस, 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर, ओके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, एमसीक्यूज़ में ये वैल्यू आपसे पूछ सकता है कि कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछेगा, दूसरा पूछेगा कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपिटल जी, ये तो यही यूनिट आपको एमसीक्यूज़ में पता होना चाहिए, ठीक है। या आपको एक नंबर में पूछ लेगा कि डिफाइन द यूनिट ऑफ जी, ओके। अब यहाँ पे देखिए मास एम पता है ना, m2 क्या है, तो मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट m1 एंड m2, तो ये देखो मासेस हैं, कोई ऑब्जेक्ट है उनके मासेस हैं। ये डिस्टेंस है, मैंने बताया ना कि डिस्टेंस हमेशा ऑब्जेक्ट के सेंटर से लिया जाएगा, ठीक है। और एफ क्या है आपका, यही है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। आई होप ये क्लियर हो गया। अब न्यूटन्स ने ये बताया कि देखो ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, सेलेस्टियल बॉडी कौन कौन सी बॉडी होती हैं, जैसे पूरा सोलर सिस्टम सेलेस्टियल बॉडी है। सोलर सिस्टम में कौन है, सन इज अ स्टार ना, तो स्टार है, ठीक है। बाकी सब प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं है ना। तो वैसे क्या होता है कि ऐसे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ स्टार हैं, और बिलियंस ऑफ स्टार है तो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और बिलियन ऑफ गैलेक्सीज है, बिलियन ऑफ क्या है, प्लैनेट्स भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। एस्ट्रॉइड बहुत हो सकते हैं, बहुत सारी, ब्रह्मांड अनंत है, इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा है, यानी कि समझ लो इतना बड़ा है कि हम लोग उसके सामने टिकते भी नहीं है कहीं। मतलब एक रेत के कण से भी कम वैल्यू है अर्थ की, पूरे ब्रह्मांड की कंपैरिजन में किया जाए तो समझ सकते हैं कि हाउ द यूनिवर्स इज बिग, ठीक है, ओके। तो न्यूटन ने इसका, तो अगर आपसे पूछेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का पहला एप्लीकेशन या कोई दो तीन एप्लीकेशन का एग्जांपल बताइए, तो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ही है, ठीक है। पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है। देखो सन क्या होता है, सन सारे प्लेनेट के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, ठीक है। इसी तरीके से हर एक प्लेनेट इंडिविजुअल तरीके से फोर्स लगाता है, किसके ऊपर, सन के ऊपर। तो इसीलिए क्या है, एक ऑर्बिट क्रिएट हो जाती है, एक ऑर्बिट क्रिएट हो जाती है। अभी ऑर्बिट क्रिएट होती है किसकी वजह से, यानी कि सन ने फोर्स लगाया सभी प्लेनेट के ऊपर, और सभी प्लेनेट ने मिलकर फोर्स लगा किसके ऊपर, यानी कि एक दूसरे से बंध गए कि नहीं बंध गए, अट्रैक्ट हो रहे कि नहीं हो रहे। और इसी अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, उसमें एक स्टेबिलिटी आती है, और जिसके अराउंड एक ऐसा फोर्स आता है जहाँ पे चीज़ें बैलेंस होने का काम करती हैं। तो वहीं पे एक नया फोर्स जनरेट हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा फोर्स होता है, जैसे ये सन क्या है, सन है, और मान लेते हैं हम ये अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ ने सन के ऊपर लगाया और सन ने अर्थ के ऊपर लगाया, ठीक है ना। अब ये देखो ना, ये क्या है, ये सन की ऑर्बिट, सॉरी ये क्या है, अर्थ की ऑर्बिट है। तो अर्थ क्या करेगी, एक कुछ ऐसा बैलेंस आएगा फोर्स का कि जहाँ पे अर्थ क्या करेगी, वो सन के रिवॉल्व करना शुरू कर देगी उसके ऑर्बिट के अराउंड, ओके। सेम इसी तरीके से वीनस भी रिवॉल्व कर रहा है किसके अराउंड, सन के। मरकरी भी रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखो यूरेनस, इसी तरीके से नेपट्यून, क्लियर, समझ में आया ना। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग ये समझ लेते हैं क्या, कि अगर यहाँ पे फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या कह रहा है कि फोर्स कैसा है, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो चीज़ें क्या है, जो चीज़ें, यानी कि जो चीज़ें दूर होंगी उनका रोटेशन कैसा होगा, स्लो होगा, स्लो होगा, ठीक है। यही चीज़ें इसमें समझना है कि उन पे फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि उस पर रोटेशन भी क्या होगा जी, कम होगा। देखो यहाँ पे समझते हैं फोर्स ना, तो यहीं पे तो कह रहा है कि फोर्स क्या है जी, फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r², क्या ना, 1/r², यानी कि फोर्स जब ज़्यादा होगा, ठीक है, फोर्स ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए ना, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन का मतलब ही यही होता है। और अगर मान लो कि आर की वैल्यू ज़्यादा हो गई, यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू दो ऑब्जेक्ट के बीच में ज़्यादा हो गई, तो फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे। देखो सपोज मरकरी क्या है, देखो मरकरी क्या है, ये सन के बहुत नज़दीक है, क्या है, सन के बहुत नज़दीक है, ठीक है। तो ये बताओ सन और मरकरी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, कम है कि नहीं है, एज कम्पेयर टू वीनस, एज कम्पेयर टू अर्थ, एज कम्पेयर टू मार्स, एज कम्पेयर टू जुपिटर, एज कम्पेयर टू सैटर्न, ठीक है। तो मरकरी क्या होगा, मरकरी बहुत तेज़ी से रोटेशन करेगा, किसके अराउंड, किसके अराउंड, सन के अराउंड।
फिर उसके बाद वीनस का रोटेशन सबसे तेज होगा क्योंकि वीनस की डिस्टेंस सन से ज़्यादा दूर नहीं है। फिर तीसरे नंबर पे जो सबसे अच्छा तेज ग्रह मूव कर रहा होगा कौन, अर्थ। चौथे नंबर पे आपका कौन आएगा, मार्स। पाँचवें नंबर पे आएगा जुपिटर। छठवें नंबर पे सैटर्न, ओके। सतह पे यूरेनस, नेपट्यून आठवें पे। तो याद रखना कि जो प्लेनेट सन से जितना दूर रहेगा, ठीक है, उस पर फोर्स उतना कम लगेगा और उसका जो रोटेशन स्पीड है यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो रोटेशन की स्पीड है उस पर कम होगी। याद रखना हमेशा, ठीक है। बस यही एक कॉन्सेप्ट इसमें था। अब एक चीज़ हम इसमें और डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे दुनिया में हर चीज़, हर ऑब्जेक्ट है, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, ठीक है, चाहे बस है, ट्रक है, हर कोई भी चीज़, चाहे एरोप्लेन है, कोई भी चीज़, हर एक चीज़ दूसरे चीज़ को क्या करती है, अट्रैक्ट कर रही है। इसीलिए तो इसको यूनिवर्सल लॉ कहा गया है। अब इसको सवाल ये पूछा जाएगा कि व्हाई इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको क्यों हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो सर इसका सिर्फ एक ही आंसर आप बता सकते हैं कि ये यूनिवर्सल इसलिए है क्योंकि इसको आप टेरेस्ट्रियल यानी कि धरती पर भी अप्लाई करोगे तब भी काम करेगा, मून पे अप्लाई करोगे वहाँ भी काम करेगा, मार्स पे अप्लाई करोगे वहाँ भी काम करेगा, पूरे प्लेनेट पे अप्लाई करोगे काम करेगा, इवन पूरे ब्रह्मांड में भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। तो जो चीज़ें क्या होती हैं हर जगह पे काम करती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कहते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप ये वैल्यू आप देख लीजिएगा, जी की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज़, ठीक है, ये है। और ये फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। गॉट इट।